हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 87 के सॉल्यूशंस। तो मैंने अभी ए और बी स्किप कर दिया यार, क्योंकि सीधा थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम पे आ गया। सी थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ए और बी भी डिस्कस करना चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहले सी डिस्कस कर लेते हैं। अब सी जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, C1 C2। जो C1 है वो इजी वर्जन है C2 का, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में एक इंटीजर दिया है n, ठीक है। हमें एक 2 इंटू एन साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन बनाना है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ 1 है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी साइड्स और एंगल सारे इक्वल हो, ठीक है। सारी साइड्स उसकी इक्वल है, सारे एंगल्स उसके अंदर वाले इक्वल है, ठीक है। ठीक है, तो अब उसकी साइड लेंथ 1 रखनी है, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या होने वाला है, जो हमने पॉलीगन बनाया है, ठीक है, इसको एक स्क्वायर के ऊपर एडजस्ट करना है। ऐसे करना है कि इसके जितने भी पॉइंट्स है पॉलीगन के, वो सब या तो स्क्वायर के ऊपर लाई करें, स्क्वायर के ऊपर मतलब उसके बॉर्डर पर लाई कर जाए, या फिर उस स्क्वायर के अंदर लाई करें, ठीक है। बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो जो हमको स्क्वायर बनाना है, ये मिनिमम पॉसिबल साइड का बनाना है, ठीक है। इसकी जो साइड लेंथ है वो हमें मिनिमम रखने की कोशिश करनी है, और वही हमें आंसर में प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये आउटपुट फॉर्मेट देख लो, यहाँ पे जो साइड लेंथ हमें आउटपुट में देनी है वो डेसिमल के बाद 9 प्रिसीजन तक होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो प्रिसीजन है वो यहाँ पे देख लो 9 है, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये तो कोड करते वक्त याद रखना है बस तुम्हें, ठीक है। अच्छा, C1 में ना हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि इन प्रॉब्लम C1 n इज ऑलवेज इवन, ठीक है। तो n हमेशा, अभी C1 में डिस्कस कर रहे हैं तो n हमेशा उसमें इवन रखेंगे हम, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं यार। तो सबसे पहले देखो यार, n इक्वल्स टू 2 के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 है तो मेरे पास कितनी साइड्स हैं पॉलीगन में, 4, 2 इंटू 2। तो मेरे पास जब 4 साइड्स का पॉलीगन है जो कि स्क्वायर है, और मेरे को उसको स्क्वायर पे ही एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसी साइज का एक और स्क्वायर लूंगा और इसके ऊपर रख दूंगा। तो पॉलीगन के सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आ जाएंगे, स्क्वायर के बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो मेरा मिनिमम पॉसिबल आंसर हो जाएगा पॉलीगन की साइड लेंथ का ही एक स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1.000, ठीक है। अब चलते हैं n इक्वल्स टू 4 पर। n इक्वल्स टू 4 पे मेरे पास कितनी साइड्स है पॉलीगन में, 2 इंटू 4, 8 साइड्स हैं। तो मैंने एक ऑक्टागन बना लिया, ये रेगुलर मान लेना, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में नहीं लग रहा तो मान लेना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको स्क्वायर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इसमें करता क्या हूं कि पहले तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि मैं अगर इसमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाल लूं और उस लेंथ का एक स्क्वायर बना दूं, तो 101% ये पूरा पॉलीगन उसके अंदर होने वाला है, ठीक है। क्यों होने वाला है वो देखो, मतलब लॉन्गेस्ट डायगोनल बता क्या रहा है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये बता रहा है कि दो वर्टेक्स इस पॉलीगन के सबसे ज्यादा दूरी पर हैं इस लेंथ के इक्वल, और वो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायगोनल, ठीक है। तो कोई भी दो वर्टेक्स अगर इसमें जो सबसे दूर हैं वो इस लेंथ पर है, ठीक है। तो अगर मैंने इस लेंथ का एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, तो समझना 101% जितने भी पॉइंट्स होंगे या तो वो अंदर होंगे या फिर इस स्क्वायर के ऊपर होंगे, ठीक है। अब क्या ये ऑप्टिमल आंसर है, क्या ये मिनिमम पॉसिबल साइड है स्क्वायर की, नहीं, इससे छोटा भी स्क्वायर पॉसिबल है। वो कैसे, वो देखते हैं। तो जब भी n इक्वल्स टू इवन होगा ना यार, तो देखो क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू इवन में पहले ट्राई करूंगा कि जो उसकी साइड लेंथ हो वो लॉन्गेस्ट डायगोनल से कम हो, करने की कोशिश करूंगा ये सब, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक साइड पकड़ लेता हूं पॉलीगन की कोई भी, जैसे मान लो तुमने ये साइड पकड़ ली, ठीक है। अब इस साइड के देखो, इस साइड के जस्ट पैरेलल और सामने एक और साइड है जो कि यहां पर है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये साइड और ये साइड स्क्वायर के अंदर या ऊपर आए, ठीक है, मतलब पूरा पॉलीगन ही आए, बट मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर के ऊपर रख दूं, तो इसके बीच में जितने भी चीजें हैं, इसके बीच में जितने भी चीजें वो तो इसके अंदर होने ही वाली हैं, ठीक है। और देखो क्या मेरे पास इन दोनों पैरेलल साइड्स, हॉरिजॉन्टल पैरेलल साइड्स के वर्टिकल भी साइड्स प्रेजेंट है, हाँ। तो जब भी n इवन होगा ना, तो यार मेरे पास ये वर्टिकल साइड्स भी अवेलेबल हैं। हर एक तुम समझ नहीं रहे होंगे, पर मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूं। अगर तुम कोई भी एक साइड पकड़ लोगे ना पॉलीगन की, तो उसके अलावा तीन और ऐसी साइड्स हैं, और वो साइड्स क्या है कि एक तो जैसे अगर तुमने ये साइड पकड़ी तो देखो, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये क्या है, जो जब भी मैं स्क्वायर बनाऊंगा और मैं इस पॉलीगन की साइड जो मैंने स्टार्टिंग में चूज करी थी, इसको मैं स्क्वायर के ऊपर रखने की कोशिश करूंगा, तो ये चारों भी उसके ऊपर आनी चाहिए, तभी पॉलीगन
अंदर होगा स्क्वायर के, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसमें मैंने किया क्या, उसमें मैंने ये किया, उसमें मैंने ना इसको तो ऊपर रख दिया, देखो इसको तो ऊपर रख दिया उस स्क्वायर के, बट बाकियों को नहीं देखा मैंने, बाकियों को नहीं देखा, तो मेरा ये आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो कुछ पॉलीगन के पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाहर हैं, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, हर एक साइड के अपोजिट वाली साइड और उसके वर्टिकल साइड जितनी भी हैं उनको स्क्वायर के ऊपर रखने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखो क्या ये मिनिमम पॉसिबल आंसर है, हाँ ये मिनिमम पॉसिबल आंसर है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो इतनी होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है अगर ये रेगुलर होता है, थोड़ा डायग्राम ऐसा बना है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये वाली लेंथ, ये वाली मेरी मिनिमम पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर है, क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायगोनल, देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायगोनल अगर लूं तो हमेशा आंसर है, बट वो मिनिमम नहीं है। तो देखो ये उससे छोटी है क्या, हाँ ये उससे छोटी है, देखो ये हाइपोटेनियस है, ये साइड है और ये इसके परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमेशा बेस परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये जो साइड है ये मिनिमम पॉसिबल आंसर है, तो अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले देखो यार, एंगल एओबी, जो ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल एओबी, ठीक है, ऐसे ना n पॉसिबल ट्राइंगल्स बने, n नहीं, जितने साइड्स होगी ना पॉलीगन में उतने पॉसिबल ट्राइंगल बन पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्राइंगल लूंगा एओबी, ठीक है, इनमें से एक चूज कर लूंगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सेंटर है ना, यहाँ से सेंटर से यहां तक की लेंथ निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा, तो वो मेरा ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो इस केस में क्या होगा, तो जैसे क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो जो जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे वो सारे इक्वल ही होंगे, सबसे पहली चीज तो देखने वाली बात ये है। तो सारे ट्राइंगल्स अगर इक्वल है तो देखो ये वाला जो एंगल है वो कितना होने वाला है, ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 है, तो ये वाला एंगल पूरा कितना, ये ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल्स टू 2 into पाई डिवाइड बाय साइड्स। तो जितने पॉसिबल ट्राइंगल में करना है उससे डिवाइड कर दो, किसको, 2 पाई से उसको डिवाइड कर दो, तो 2 into पाई डिवाइड बाय साइड्स। तो अपने पास साइड्स है 2 into n, तो मैंने 2 into पाई को उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल देखूंगा। तो जब भी रेगुलर पॉलीगन होता है ना, तो उसमें जो ये ट्राइंगल बनता है, तो यहां से जब भी अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो प्रॉपर्टी है कि ये एंगल और साइड दोनों बाइसेक्ट करेगा, तो जो सामने वाली साइड है वो भी बाइसेक्ट होगी और ये जो एंगल है ये भी बाइसेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, देखो अब मुझे करना क्या है, मुझे ये वाली लेंथ पता थी, ये वाली लेंथ कितनी थी पूरी, ये वाली पॉलीगन की साइड लेंथ है तो ये 1 थी। अब ये क्योंकि बाइसेक्ट हो गई तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को ये एंगल पता है, ठीक है, ये वाला एंगल पता है और मेरे को निकालनी क्या है, ये निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ यार, ट्रिग्नोमेट्री से मैं जानता हूं कि अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो tan थीटा से मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मेरे को tan लगाने की जरूरत है, tan थीटा हो जाएगा 1/2 अपॉन ये चीज, ठीक है। इसको मान लो तुम S कह दो, ठीक है, साइड, ठीक है। तो साइड इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी मेरे पास, साइड हो जाएगी, ये तुम एक बार कॉपी में लिख के देखना, हाफ tan थीटा, नीचे ही tan आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाली साइड लेंथ। अब मेरे को इसका डबल करना है क्योंकि मुझे साइड लेंथ चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर देखो क्या हो गया, 1/tan ऑफ दिस एंगल, एक एंगल आ जाएगा, इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो ये थीटा हो गया अपना। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मेरे को ये पता है और मेरे को ये पता है कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो मैंने ये एंगल निकाला था वो आ गया था 2 into पाई डिवाइड बाय 2 into n,
तो इसका हाफ कर दो, वो हो जाएगा 2 इंटू पाई, वो पाई पाई अपॉन 2 इंटू एन, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल। तो ये एंगल आया था अपना पाई बाय एन, इसका हाफ करोगे तो पाई बाय 2n। तो बस आंसर है 1/10 2 पाई बाय 2n, ठीक है। तो इसका कोड देख लो, ये सिंपल सा कोड है इसका। देखो आंसर में अपना क्या प्रिंट कर रहे हैं अपन, 1/10 पाई बाय 2 इंटू एन, ठीक है। तो मैंने टी टेस्ट केस के लिए निकाला है, एन इनपुट में लिया। अब देखो ये सी प्लस प्लस में तुम ऐसे प्रिसीजन फिक्स कर सकते हो, तो ये चीज तो पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो देख लेना यार, ऐसे करते हैं। यहाँ पे तुम कितनी प्रिसीजन सेट करना है, 12 लिखोगे तो 12 हो जाएगा, 9 लिखोगे 9 हो जाएगा, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने आंसर में सीधा प्रिंट कर दिया 1/10 ऑफ पाई बाय 2n। और पाई क्या है मेरा, देखो ये पाई मैंने ऊपर यहाँ लिख रखा है, डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सी का जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, वो डिस्कस कर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो C2 जो इसका सेकंड पार्ट था। देखो इसमें ना सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ वही है, हमें वही एनक्लोज करना है, वही एन दिया होगा, 2n पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, साइड लेंथ 1 है, सब कुछ वही है, ठीक है। बस एक चीज है कि इसमें जो n होगा वो हमेशा ऑड होगा, ये हमको गिवन है, ठीक है, हमेशा ऑड होगा। अब इसके लिए करना है, ठीक है। अब हम इसको, मैं इस बार पेन पेपर पे समझाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा प्रूफ भी है यार, ठीक है। इसका आंसर तो एक लाइन का होगा, तुम्हें जैसे पिछला दिखाया था ना, एक फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे ही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बट वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, वो चीज समझनी है। तो वो मैं इस बार पेन पेपर पे समझाने वाला हूँ, तो चलो वो समझते हैं, ठीक है। तो अब इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ना n इक्वल्स टू 3 के लिए डिस्कस किया हुआ है। तो जब n इक्वल्स टू 3 है तो मेरे पास 2 इंटू एन साइड्स होंगी, 2 इंटू एन साइड्स मतलब साइड्स मेरे पास हो जाएंगी 6। तो मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया, ठीक है। अगर ये रेगुलर नहीं लग रहा तो यार समझ लेना कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं जो कि आगे काम आने वाली है, कि अगर मैं इस हेक्सागन को, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब मैं इनको जितनी साइड्स हैं उतने ट्राइंगल्स में डिवाइड करूंगा सेंटर से, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये पूरा 360 है और इसको मैं इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और कितने एंगल्स में कर रहा हूँ, जितनी साइड्स हैं। तो इसका ये वाला एंगल हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 पाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है 2 इंटू एन। तो 2 पाई अपॉन 2 इंटू एन, तो ये आ जाएगा पाई बाय एन। तो ये याद रखेंगे हम कि ये वाला जो एंगल है ये है पाई बाय एन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जो मैक्सिमम डायगोनल लेंथ है, अगर मैंने इतनी लेंथ का एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, इतनी लेंथ का एक स्क्वायर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, इतनी लेंथ का जब मैंने स्क्वायर बनाया तो ठीक है, ये तो कवर हो गए, देख रहे हो, ये इतनी ही लेंथ का बनाना था, तो ये दोनों पॉइंट तो आ गए स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ना, देख रहे हो, ये वाली लेंथ इससे छोटी है, समझ रहे हो ये क्यों छोटी है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल डायगोनल था, तो ये मैक्सिमम लेंथ बताएगा दो वर्टेक्स के बीच में, ठीक है। ये दो वर्टेक्स हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो इससे छोटी होगी, तो ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाले जो हेक्सागन के जितने भी पॉइंट्स है स्क्वायर के अंदर होंगे। बट ये जो आंसर है ना यार, ये मिनिमम नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम हो सकता है इससे छोटा भी हो, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, और एग्जिस्ट भी करता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने E1 के केस में देखा था कि दो अपोजिट साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी हमने, उतनी लेंथ का अगर स्क्वायर बनाया था तो हमने देखा था कि पूरा फिगर उसमें एनक्लोज हो गया था। वो उस केस में इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर अगर मैं ये दो साइड्स देख रहा था तो इन दो साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस थी, इन दो साइड्स का वर्टिकल, दो साइड्स ऐसी भी थी जो इन दोनों के वर्टिकल थी, ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी वही। तो E1 के केस में क्या हो रहा था कि E1 के केस में हमारे पास इन दो साइड्स के अलावा इन दो साइड्स के वर्टिकल दो साइड्स भी थी। तो जब मैं इतनी डिस्टेंस का एक स्क्वायर बनाता था तो वो जो बाकी दो साइड्स थी ना अपोजिट, और वो दो अपोजिट थी और इन दोनों के परपेंडिकुलर थी ऐसे, ठीक है, तो वो भी उस स्क्वायर के ऊपर आ जाती थी। तो वो क्या करते थे, पूरे पॉलीगन को उस स्क्वायर के ऊपर ले आते थे, उन ज्यादातर पॉइंट्स को। तो उसके कारण यही मिनिमम आंसर था, ठीक है। बट इस केस में क्योंकि ये मिनिमम है, ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है इन दोनों साइड्स के बीच में, बट अगर मैं इतनी लेंथ का एक स्क्वायर बनाऊं, देखो मैंने यहाँ पे इस डिस्टेंस का एक स्क्वायर बनाया, इतनी डिस्टेंस का, तो देखो क्या होगा कि ये सारे पॉइंट्स को कवर ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ से बड़ी है, ठीक है।
अब जब वो इस लेंथ से बड़ी है तो मैं इस लेंथ का जब स्क्वायर बनाऊंगा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बाहर रह जाएंगे जो कि कवर नहीं होंगे, तो ये भी आंसर नहीं है। अब मेरे को पता है कि मेरा आंसर इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ठीक है, और इसके बीच में है, ठीक है। तो अब मेरे को वो लाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो हेक्सागन है ना, इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को ये जो डिस्टेंस है ये कम करनी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट तो कम नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मैं इसको घुमाऊंगा और इसका प्रोजेक्शन कम करने की कोशिश करूंगा। अब प्रोजेक्शन से क्या मतलब है वो मैं अभी दिखाता हूं, ठीक है। तो अब मानो ये मेरा डायग्राम था, पहले मेरा जो ये D1 था ना, ये वाला जो मेन डायगोनल, ठीक है, तो ये D1 ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये D1 ऐसे हो गया, कितने एंगल पे हुआ है, तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, एंगल ऑफ रोटेशन को मैं टीटा बोल रहा हूं, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन टीटा है, तो मतलब मेरा डायगोनल टीटा एंगल से घूमा। अब सिर्फ डायगोनल थोड़ी घूमेगा, पूरा फिगर ही घूमेगा। तो ये डायगोनल जब टीटा से घूमा तो ये तो वर्टिकल है, तो ये भी वर्टिकल है, ये इस पॉइंट पे वर्टिकल है, ये इस पॉइंट पे वर्टिकल बनाया मैंने, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये दोनों वर्टिकल्स है, तो ये टीटा होगा। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल से ये भी टीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि जब मेरा ये वाला डायगोनल ऐसे था तो मेरा ये वाला डायगोनल ऐसे था, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया डॉटेड लाइन से पुराने वाले डायगोनल को। अब जब ये टीटा से घूमा होगा तो ये कितने एंगल से घूमा होगा, ऑब्वियसली टीटा से ही घूमा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना एंगल से घूमेगा उसका बाकी वाला डायगोनल भी उसी तरीके से उतने एंगल पे घूम जाएगा, ठीक है, वो ऐसे घूम जाएगा, तो ये टीटा पे घूम गया होगा। तो जब ये टीटा पे घूमा, ठीक है, तो ये वाला एंगल टीटा हो गया, ये पुराना डायगोनल था, ये नया रोटेटेड डायगोनल है, ये D2 डैश है, D2 है, ठीक है। ऐसे ये D1 है और ये D1 डैश है, ये D1 है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। कौन से एंगल टीटा, ये टीटा है, ये टीटा है, ये टीटा है, और ये वाला टीटा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ हमको। इससे फायदा क्या हुआ, देखो कि जब मेरे पास पहले ये डायगोनल सीधा था तो मेरे को मिनिमम इतने लेंथ, अगर मेरे को पूरा हेक्सागन कवर करना था तो मेरे को इतनी लेंथ का तो स्क्वायर बनाना पड़ रहा था। बट अब देखो, अब ये वाली लेंथ थी ना, अब ये इतनी ना रह के कितनी हो गई है, इतनी हो गई है, मतलब इसका इस लाइन पे इतने एंगल से प्रोजेक्शन ले लिया जाए, मतलब इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे लूं तो कितना होगा वो, ये वाला लेंथ, ये वाला एंगल पता है मेरे को, मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन का प्रोजेक्शन लेना है इस लाइन पे, ठीक है, और मैं ये एंगल भी जानता हूं थीटा। तो अगर मुझे इसकी लेंथ पता है, जो कि मैं कहता हूं लेंथ ऑफ मैक्स डायगोनल एस है, ठीक है, तो न्यू साइड कितनी आ गई, देखो स्क्वायर की साइड यही होगी ना, ये वर्टिकल लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि पहले जब ये सीधा था तो ये थी, बट अभी जब ये टेढ़ा घुमा दिया मैंने इसको, तो इसका जो प्रोजेक्शन है इस लाइन पर, ये ही साइड हो जाएगी स्क्वायर की, ये कितनी हो जाएगी, न्यू साइड इक्वल्स टू एस कॉस थीटा, ठीक है। तुम फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते होगे कि अगर ये एंगल ये थीटा है तो इसका ये बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा हो जाता है और वर्टिकल sin थीटा से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, ये चीज पढ़ते हो ना। तो बस वही चीज है यहाँ पे, इसका अगर मैं इस लाइन पे प्रोजेक्शन लूं तो ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये cos थीटा मुझे ये मिनिमाइज करना है, ठीक है। बट अब एक चीज और देख, तो देखो इसमें भी यही सीन है कि ये वाला cos थीटा लेते थे, ये वाला sin थीटा लेते थे ना, तो यहाँ पर ये थीटा है, ये मेरी लेंथ s है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, s cos थीटा, और यही मेरी साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली लेंथ तो साइड हो गई एक, अब क्योंकि मुझे पता है ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी इसी लेंथ के इक्वल होगी, ये इस लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में रखना कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाली लेंथ और किसके इक्वल है, देखो क्योंकि यहां पर इसका हमने जब ये वाला कंपोनेंट लिया, इसका हमने जब ये वाला कंपोनेंट लिया तो मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर मिली। तो देखो यहां पे ये वाला जो डायगोनल दिख रहा है तुमको, इस डायगोनल का जब तुम कंपोनेंट लोगे, ठीक है, फॉर अभी के लिए इसे अल्फा मान लो, ठीक है, ये थीटा था ना, तो ऐसे ही इसको अल्फा मान लो, ठीक है। अब जब इस डायगोनल का तुम कंपोनेंट लोगे
ये कितना होगा, ये भी मैक्सिमम डायगोनल के जितना ही है, ये भी वही मेन डायगोनल है क्योंकि इसकी लेंथ भी वही होगी जो इसकी है, तो ये भी एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट लोगे तो वो कितना होगा, तो मैं यहां लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ d2 डैश, तो ये कितना हो जाएगा, एस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मेरे को पता है ये वाली चीज और ये वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज इसके इक्वल है क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल था, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये दोनों इक्वल होने वाले हैं अगर ये स्क्वायर है तो, क्योंकि अगर ये साइड है और ये भी साइड है, समझ रहे हो ना ये साइड क्यों है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके अपने आप में इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो गए, और ये हमने निकाला एस कॉस थीटा है, ये हमने निकाला एस कॉस अल्फा है पहले। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार खुद ड्रॉ करके देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इनको इक्वल करने जा रहा हूं, एस कॉस थीटा और एस कॉस अल्फा इक्वल। तो देखो यहां से आ क्या रहा है, थीटा और अल्फा इक्वल है बिल्कुल, और ये हम अगर प्रैक्टिकली सोचे कि जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है और ये भी डायगोनल है, तो ये भी अल्फा थीटा ही एंगल पे होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू यहां पे थीटा आ गया। ये चीज समझ में आ गई, देखो ये चीज आ गई ना, अल्फा थीटा है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो मेन डायगोनल होता है ना, ये इन दो इसके पैरेलल होता है, ऐसे ही ये वाला जो मेन डायगोनल था, देख रहे हो ये वाला जो मेन डायगोनल था ये इस साइड के पैरेलल था। ठीक है, तो ये रोटेट होने के बाद ऐसे हो गया, तो ये साइड ऐसे हो गई। ठीक है, जब ये थीटा है, ये थीटा आ गया हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, और ये वाली चीज इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ही होगी। तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये थीटा है। ठीक है, ये वाला याद रख लो, ये थीटा है, ये वाला यहां से हमने थीटा डिराइव किया है। ठीक है, अब यहां तक समझ गए ना। अब देखो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है ज्यादा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब उसी डायग्राम को मैंने यहां पे इस एंगल को हम एक और तरीके से निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे तुम्हें 2 मिनट में समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने अभी ऊपर ये मैंने बताया था ना कि जब मैं इनको साइड, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उतने ट्राइंगल में डिवाइड करता हूं तो ये वाला एंगल कितना आता है, ये वाला एंगल हमने निकाला था अपने केस में पाई बाय एन आया था। ठीक है, पाई बाय एन आया था। तो जब मैंने C1 डिस्कस किया था, C1 क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कि जब मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, बताया था, ये मैंने प्रॉपर्टी है रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, तो जब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, देखो जब मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या, एंगल बाइसेक्टर, ये पूरा जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर भी होगा और उसे बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब जब ये वाला इस ट्राइंगल में देखना, ओ ए बी, इस वाले ट्राइंगल में देखना। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये मैं जानता हूं बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ ए बी कितना निकल के आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा 90 माइनस एंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2n, क्योंकि एंगल एओबी जो है वो बाइसेक्ट मतलब हाफ एंगल है किसका, इस पूरे एंगल का। ये एंगल पाई बाय n था तो ये हाफ हो गया इसका। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो जब मेरे पास ये एंगल आ गया, ठीक है, और मैं जानता हूं ये वर्टिकल से ये जो डायगोनल था ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, ये थीटा पर है, ये मेरे को पता है, ये थीटा है, ये मैंने अभी निकाला है, और ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकल है। तो
ये जितने भी एंगल इस तरफ हैं इन सब का सम कितना होगा 90। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना थीटा प्लस एंगल ऑफ ओ ए बी प्लस ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अभी हमने निकाला था, कितना आया था, ये ऊपर निकाला था, वो आया था थीटा। ये भी थीटा होगा, बस ये याद रखना, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। अब बस वैल्यूज रखनी है, 2 थीटा प्लस ओ ए बी हमने यहां निकाला है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2n इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहां से ये कैंसिल होता है और यहां से निकल के आता है 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2n। ठीक है, मैं इसको यहां ऊपर लिख रहा हूं। तो यहां से थीटा आ गया मेरे पास पाई अपॉन 4 इंटू एन। तो हमने देखा कि थीटा हमारे पास निकल के आ गया पाई बाय 4n। और अभी हमने पिछले उसमें निकाल के देखा था, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो स्क्वायर की जो हमारे पास साइड आई थी वो कितनी थी, s ऑफ cos थीटा, जहां पर s था हमारे पास लेंथ ऑफ मेन डायगोनल। तो देखो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस अब हमको ये पता करना है कि s की वैल्यू क्या है। हमारा आंसर होना चाहिए था मिनिमम पॉसिबल साइड। ठीक है, हमारे पास आंसर होना चाहिए था मिनिमम पॉसिबल साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने इसको रोटेट किया थीटा एंगल से और मान लिया कि ये मिनिमम पॉसिबल साइड है। ठीक है, फिर हम फाइनली कैलकुलेट, हमने थीटा के लिए पहले हमने कैलकुलेट किया ये एंगल। ठीक है, फिर इसको हमने एक और तरीके से कैलकुलेट किया और दोनों को इक्वेट किया, मतलब इस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और इसकी वजह से यहाँ पर हमने ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये प्रूव कर दिया कि जो थीटा है वो हमारे पास जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी पाई बाय 4n। ठीक है, हमने सॉल्व किया थीटा के लिए इस डायग्राम में। ठीक है, अब हमारे पास थीटा तो निकल के आ गया और वो भी एन के टर्म्स में। ठीक है, तो हमें पता है कितने एंगल से हमें घुमाना है कि हमें जो साइड मिले वो मिनिमम मिले, मतलब ये वाली जो स्क्वायर के लिए कंडीशन ओबे हो जाए, ये वाला भी मिनिमम हो, ये वाला भी मिनिमम हो और दोनों इक्वल हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें हमारा फाइनल टास्क क्या रह गया है कि हमें एस कॉस थीटा पता है, साइड लेंथ है, तो हमें कॉस थीटा निकल गया। अब हमें बस एस निकालना है। एस तो मैंने पिछले C1 में ही समझाया था कैसे निकालना है, तो इसमें भी बता देता हूं। इसमें इनमें एस कैसे निकलेगा, देखो इन केस में एस कैसे निकलेगा कि मान लो ये हमारा हेक्सागन है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, ये वाला पूरा एंगल ए होगा, ये वाला पूरा एंगल ए होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बाइसेक्ट करूंगा, मैं बाइसेक्ट करूंगा, वही वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि बाइसेक्ट, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के लिए परपेंडिकुलर भी होगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये a/2 है। ठीक है, और मैं जानता हूं पॉलीगन की जो लेंथ, साइड लेंथ है वो है 1, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को पूरी मेन डायगोनल की लेंथ निकालनी है और मेन डायगोनल की लेंथ इसका डबल है। ठीक है, तो इसे s/2 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करो यार, साइन ऑफ a/2 इक्वल्स टू कितना, 1/2 डिवाइड बाय s/2 होगा, क्योंकि ये हाफ है और ये s/2 है, तो हमारे पास यहाँ पे s आएगा 1 साइन ऑफ a/2। ठीक है, तो a कितना था हमारे पास, a हमने देखा था पाई बाय n आया था, a हमारे पास पाई बाय n था। ठीक है, तो बस हमने यहां पे निकाला, तो 1 साइन पाई बाय 2n, ये हमारे पास s आ गया और हमारा आंसर हो गया s cos थीटा। तो इसको मैं फाइनली लिख दूंगा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू रखूंगा पाई बाय 4n और साइन ऑफ पाई बाय 2n। इसको तुम और इवेल्युएट भी कर सकते हो साइन 2 थीटा यूज करके, तो यहां पर 4n आएगा और cos पाई बाय 4n में तमन्ना है कि भैया मैथ दिखानी है मुझे अपनी। तो देखो cos पाई बाय 4n, नीचे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा। तो अब क्वेश्चन 2 का कोड देख लो, एक ही लाइन का है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस एक चीज ये ध्यान रखना, n इनपुट लेने के बाद जो तुम्हें आउटपुट देना है उसका प्रिसीजन डेसिमल के बाद 9 होता है। तो मैंने अभी पहले समझाया था कि उसको ऐसे करते हैं C++ में, सी आउट फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन 9। ठीक है, तुम चेंज भी कर सकते हो प्रिसीजन, जितना तुम करना चाहो उतना सेट कर सकते हो। और ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया, ये cos पाई बाय 4 पाई अपॉन 4n
डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2n, ठीक है। इसको तुम जो इसको और इवेल्युएट किया था उससे भी लिख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यार कि हमने C1 C2 डिस्कस किया। अगर तुम्हें इस कॉन्टेस्ट के A और B भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। D तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कर ही लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा वो। तो अगर A और B भी लगता है कि डिस्कस होना चाहिए तो मुझे नीचे बता देना। और अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन लगता है ना कि यार ये पुराने कॉन्टेस्ट का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था और इसमें इसको ढंग से समझना है, ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा बता दिया करो कि ये वाला क्वेश्चन है और इसको डिस्कस कर लो, ठीक है, तो मैं कर दिया करूंगा उसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।